हेलो स्टूडेंट्स, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे थे। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको एटम के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, उसके बाद हम एटम्स के मॉडल के ऊपर जो बात कर रहे थे, हमने किसके बारे में बात करी थी? हमने बोला था कि सबसे पहले किसने दिया था? थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था। उसने क्या बोला था कि इस तरह का एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा? एटम का स्ट्रक्चर होगा कि कोई पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है ना, सारे में पॉजिटिव भरा हुआ है और उसके बीच में क्या तैर रहे हैं? बीच में इलेक्ट्रॉन्स तैर रहे हैं, कि जैसे कि आपकी पुडिंग में रेजिन्स होते हैं, ठीक है ना। आपकी खीर में जिस तरह से अगर बाद में हम किशमिश डाली हुई है तो जो व्हाइट पोर्शन है वो आपका पॉजिटिव स्फीयर है, और जो नेगेटिव उसका पोर्शन जो रेजिन जो किशमिश है वो क्या एक्ट कर रहे हैं? वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की जैसे बिहेव कर रहे हैं। वाटरमेलन मॉडल ले लो, ठीक है ना। वाटरमेलन भी बोला था उसने कि वाटरमेलन के जो रेड वाला हिस्सा है आपका, वो जो पॉजिटिव चार्ज है, और जो काले काले उसमें अंदर सीड्स है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, ये थॉमसन ने बोला था। लेकिन जब रदरफोर्ड का मॉडल आया तो रदरफोर्ड का मॉडल आया तो थॉमसन का मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया बेटा। क्योंकि रदरफोर्ड ने उसने तो एक्सपेरिमेंटली किया था। उसने अल्फा रेज इस्तेमाल करी थी, उनको स्कैटरिंग, ठीक है ना, अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था आपको। तो उसने अल्फा रेज इस्तेमाल करी थी। अल्फा रेज मैंने क्या बोला था? He पॉजिटिव हीलियम के आयन होते हैं, ठीक है। तो अगर थॉमसन का ये मॉडल ठीक होता तो आप खुद ही सोचो, इतना पॉजिटिव चार्ज है और अगर अल्फा रेज इसमें से पास होती तो सारी की सारी अल्फा रेज को तो बाउंस हो जाना चाहिए था पीछे को, क्योंकि सारा देखो पॉजिटिव मास इकट्ठा पड़ा हुआ है। पॉजिटिव रेज अल्फा रेज गई तो उनको तो धक्का लेके उनको पीछे वापस आना चाहिए था, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। रदरफोर्ड ने क्या बोला था? रदरफोर्ड की अजम्पशंस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम रेज तो क्या हो गई थी? उस गोल्ड फॉइल में से क्या हो गई थी बच्चे? पास हो गई थी। बहुत कम थी जो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, और कोई 20,000 में कोई एक थी जो क्या थी? बाउंस होके पीछे को हटाई थी, ठीक है। लेकिन अगर थॉमसन का बोले तो सारे पॉजिटिव मास है तो तुमको सबको बाउंस होने जाना चाहिए था। तो जब रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो थॉमसन का मॉडल हो गया फेल, ठीक है। तो थॉमसन जो था एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और एक और चीज की, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो चलो रदरफोर्ड भी नहीं बता पाया था, वो आगे बोहर ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। लेकिन जब उनकी ड्रॉबैक्स हम लिखते हैं तो उसमें हम मेंशन करते हैं। अब रदरफोर्ड की बात आते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल नो डाउट बाद में फेल हो गया, लेकिन एक एटम के स्ट्रक्चर के लिए एक माइलस्टोन था रदरफोर्ड का ये अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से जो चीज डिस्कवर हुई दैट इज न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड की क्या क्या कंक्लूजन्स थे उसके एक्सपेरिमेंट में? तो उसने बोला था कि फर्स्ट, कि सारा का सारा जो मास है, एंटायर मास जो है एटम का, एंटायर मास ऑफ द एटम कंसंट्रेटेड इन द मिडल, कंसंट्रेटेड in the middle of the atom, कि एटम के बिल्कुल बीच में, अगर हम टोटल मास की बात करें एटम के, तो सारा का सारा मास बिल्कुल बीच में है, और उसको उसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस का नाम दिया। और न्यूक्लियस जो था बेटा, न्यूक्लियस किस चीज का बना था? न्यूक्लियस के अंदर क्या थे? प्रोटॉन्स थे, ठीक है ना। प्रोटॉन्स थे, तभी तो उन्होंने अल्फा रेज को क्या किया? धक्का देके उनको पीछे भेजा था, ठीक है ना, या हल्के से एंगल से उनको डिफ्लेक्ट किया था। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या थे? प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्यों नहीं बोल रही हूं? क्योंकि ये वही 80s 90s की बात चली है, और अभी न्यूट्रॉन तो डिस्कवर हुए 1930 के अराउंड, ठीक है। तो अभी न्यूट्रॉन का पता ही नहीं था, अभी तो सिर्फ प्रोटॉन्स का पता था। तो रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? आपके प्रोटॉन्स हैं जो इकट्ठे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब थर्ड थिंग उसने बोली कि इलेक्ट्रॉन जो क्या है, न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग around the
न्यूक्लियस जस्ट लाइक योर प्लैनेट्स, जिस तरह से हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अच्छा, ये रिवॉल्व करने की बात उसके दिमाग में कैसे आई होगी? वो तो ये भी बोल सकता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, न्यूक्लियस के बाहर है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे 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 फिक्स है। तो वो इसके इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व होने की बात उसके दिमाग में इसलिए आई क्योंकि बेटा देखो, अगर ये न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ बाहर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, चार्जेस है ना, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस कौन करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इनके बीच में, उनको बैलेंस करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है बेटा, तो सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स लगती है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। तो बोला कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर हमने क्या करना है, उसको हमने मेंटेन करना है, तो वो किसके साथ बैलेंस हो सकती है? सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। तभी उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व कर रहा है और उसकी रिवोल्यूशन की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर रही है बेटा? बैलेंस कर रही है। इसीलिए उसने ये घूमने वाला कंसेप्ट दिया था, ठीक है। और एक और चीज उसने बोली थी कि एक्सरे स्टडीज हुई थी बाद में। एक्सरे स्टडीज में बोला गया कि अगर हमारे एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर है, तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो कितना होगा? 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है ना। अगर वैल्यू से समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल सा एग्जांपल देती हूं कि अगर एक क्रिकेट की बॉल आपका न्यूक्लियस है, तो एटम कितना होगा? एटम होगा स्टेडियम, और वो स्टेडियम का रेडियस भी कितना है? 5 किलोमीटर। कि ये क्रिकेट की बॉल है और ये पूरा स्टेडियम है, और स्टेडियम का रेडियस कितना है? 5 किलोमीटर, ठीक है ना। इस तरह से है एटम कि न्यूक्लियस अंदर छोटा सा लेकिन बिल्कुल कंसंट्रेटेड मास प्रोटॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन्स बड़े खुले खुले पीछे घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा स्पेस है, मैक्सिमम स्पेस वेकेंट है, तभी तो मैक्सिमम अल्फा रेज उसमें से क्या कर गई बच्चे? क्रॉस कर गई, ठीक है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया था बेटा? फेल हो गया था। तभी तो बाद में बोहर्स का एटॉमिक मॉडल आया। जो ड्रॉबैक्स थी, क्या क्या ड्रॉबैक्स थी रदरफोर्ड की? सबसे पहली रदरफोर्ड की ड्रॉबैक थी कि वो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अरे भाई, यही बात तो फिर थॉमसन ने भी बोली थी, तो फर्क क्या है? ठीक है ना। लेकिन थॉमसन ने न्यूक्लियस का कंसेप्ट थोड़ी नहीं दिया था। सारा का सारा ठीक था, रदरफोर्ड का ठीक था कि बीच में पॉजिटिव मास है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर है न्यूक्लियस के, लेकिन उसने ये चीज गलत बोली कि प्लेनेटरी मोशन है। प्लेनेटरी मोशन का क्या मतलब है? प्लेनेट्स के जैसे घूम रहा है, कि जैसे हमारी अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, वैसे ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। ये चीज उसने गलत बोली। क्यों? क्योंकि ये चीज उसकी जो फेल हुई, वो किसकी वजह से फेल हुई? वो फेल हुई क्लार्क मैक्सवेल के वजह से। जो क्लार्क मैक्सवेल थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल दिए। उन्होंने जो बोला था वो बिल्कुल सही बोला था। उन्होंने बोला कि जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड एक्सेलरेटेड बॉडी, एक्सेलरेशन आपको पता है ना कि यहाँ पे जैसे सर्कल में घूम रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो क्या आएगी? एक्सेलरेशन आएगी। तो चार्ज एक्सेलरेटेड बॉडी जब भी सर्कल में इस तरह से घूमेगी तो वो क्या करेगी? एनर्जी लूज करेगी, कंटिन्यूसली एनर्जी उसमें से क्या होती जाएगी? लूज होती जाएगी। तो जब मैक्सवेल की, तो ये तो प्रूव्ड थ्योरी थी, ठीक है ना। तो जब मैक्सवेल की ये प्रिंसिपल आया, तब यहाँ पे बोला कि इलेक्ट्रॉन भी, तो अब जब हमारी अर्थ घूम रही है ना, लेकिन वो तरह का इलेक्ट्रॉन थोड़े नहीं है, चार्ज बॉडी थोड़ी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज बॉडी, ठीक है। जब ये चार्ज बॉडी किसी
एक्सलेट करेगी, धीरे धीरे घूमेगी घूमेगी घूमेगी, तो क्या करेगी, एनर्जी लूज करेगी। कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करती जाएगी तो न्यूक्लियस के क्या आती जाएगी, पास में आती जाएगी। ठीक है ना, जैसे आप घूम रहे हैं, आपकी एनर्जी धीरे धीरे लॉस हो जा रहा है, एक टाइम जब आएगा जब आप थक के गिर जाओगे। तो वैसा ही इलेक्ट्रॉन के केस में हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था तो चार्ज बॉडी है तो एनर्जी लूज करेगी, धीरे धीरे एनर्जी लूज करती जाएगी। एक टाइम आएगा जब वो कहाँ गिर जाएगी, वो न्यूक्लियस में गिर जाएगी। और जब न्यूक्लियस में गिर गई तो एटम क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है ना, एटम डिस्ट्रॉय हो गया। और वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सबसे पहले किसने बता दिया था, डाल्टन ने, कि एटम तो इस तरह से खत्म हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रदरफोर्ड थे वो फेल हो गए। ठीक है, इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, क्या वजह है कि वो फिक्स रहता है। ठीक है, और एक और चीज कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। पर सेकंड इसकी ड्रॉबैक ये आ जाती है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आई थिंक आपको मॉडल भी और ड्रॉबैक भी अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो यहां से कुछ चीजें निकल के आती हैं, जैसे अब न्यूक्लियस की बात डिस्कवर हो गई तो बीच में कुछ चीजें हम जैसे अभी हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर बोल देते हैं, एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक है, मास नंबर, ठीक है, के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई एलिमेंट है एक्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को किससे डेजिग्नेट करते हैं बेटा, जेड से। एटॉमिक नंबर को किससे डेजिग्नेट करते हैं, जेड से। ये आपने 9th क्लास में भी करवाया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पे आएगा मास नंबर, और मास नंबर को किससे डेजिग्नेट करते हैं हम, ए से। ठीक है ना, ये सिंबल ऑफ द एलिमेंट है आपका। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 6, यहाँ पे उसका मास नंबर लिखा जाएगा 12। ऑक्सीजन ले लेते हैं 8, 16, मैग्नीशियम 12 एंड जो इसका है 24। ठीक है ना, इस तरह से। और अब आपको निकालना बता देती हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाले जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें प्रोटॉन्स क्या, अच्छा हाँ ये चीज बताना भूल गई कि एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा। एटॉमिक नंबर होता है आपका, किसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बाद बराबर क्या होता है हमारा, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और एक न्यूट्रल अगर एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मास नंबर क्या होता है हमारा, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो हमारा मास नंबर हो गया। तो यहाँ पे देखो बेटा, प्रोटॉन कितने आएंगे 8, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए 8, कोई चार्ज स्पीशीज नहीं है ये। ठीक है ना, न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे हम, न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, देखो यहां से मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर कितना है 16, प्रोटॉन कितने हैं 8, तो न्यूट्रॉन कैसे निकल सकते हैं हमारे, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो न्यूट्रॉन कितने आ गए हमारे 8 आ गए। ठीक है, या ऐसे देखो यहां पे देखो, तो हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन क्या है एटॉमिक नंबर के बराबर, तो 6। इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए, ऑब्वियस है जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपके न्यूट्रॉन कितने आए 40 माइनस 6। ठीक है ना, कितने हुए, तो 8। ठीक है, इस तरह से आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ये इजी है, आपने ऑलरेडी 9th में भी पढ़ा था। ठीक है,
तो यहाँ तक हमारा हो गया। आगे हम आइसोटोप आइसोबार्स की बात करेंगे। एक नई टर्म आपको सिखाऊंगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, लेकिन वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।